दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अपनी सरकार जो केंद्र की है, वो कई बार ऐसे ऐसे फैसले लेने पर उतारू हो जाती है, जिसके बारे में सोचने पर लगता है कि इनको कौन सलाह दे रहा है। अब जैसे आपको याद होगा, एक जमाने में नोटबंदी इसी तरह का फैसला था। अब इधर एक नया फैसला अमली जामा पहनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं हमारी सरकार चलाने वाले लोग, और वो है वन नेशन वन इलेक्शन। ये 2019 से ही सरकार चलाने वालों के दिमाग में चल रहा है। 2019 में इसको सुना गया कि भाई ये सरकार जो है वन नेशन वन इलेक्शन के रास्ते पर चलना चाहती है। नारा लगाने में, जुमला तलाशने में तो इनकी उस्तादी गजब की है। वन नेशन वन इलेक्शन। तो आज इस फार्मूले के तहत चुनाव कराने की जो कानूनी कार्रवाई है, उस पर कैबिनेट के स्तर से मुहर लग गई। यानी इस वक्त भारत सरकार की जो कैबिनेट है, उसने 12 दिसंबर को उस बिल को इंडोर्स कर दिया, मंजूर कर दिया, जो एक साथ पूरे देश में चुनाव कराने का बिल है। अब यह जो पास तो हो गया बिल, ये पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट में पास होगा या नहीं होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होने वाला बिल नहीं है। यानी ये नहीं है कि मोदी जी की सरकार और अमित शाह जी की सरकार इस बिल को पेश कर दे एक हाउस में और अपने सिंपल मेजॉरिटी के जरिए पास करा ले। जी नहीं, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन लोकसभा में कितने लोग हैं? लोकसभा में 292 लोग हैं, और चाहिए कितना? 364। 364 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा, उनका सपोर्ट चाहिए जब आप इसको पारित कराएंगे। और अभी कितना इनके पास है? 292, जैसा मैंने बताया, 364 के मुकाबले। राज्यसभा में इनके पास 112 है, लेकिन चाहिए कितना? 164 चाहिए। चलो दो चार और मिला लेंगे इधर उधर, बहुत तेज लोग हैं, लेकिन बहुत तेजी दिखाएंगे तो भी दो चार इधर उधर होंगे। अब आप 164 तो नहीं कर देंगे, तो 164 सदस्य चाहिए 2/3 के लिए। दोस्तों यही नहीं, स्टेट्स जो हैं गवर्नमेंट हमारे देश के, उनका भी इंडोर्समेंट चाहिए, मेजर स्टेट्स का। उनकी विधानसभाओं में जाएगा मसला। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इतना आसान नहीं है। ये किसान बिल नहीं है, वो जो एक बार 3 किसान बिल आए थे, कृषि क्षेत्र के कानून, जो किसानों के हितों के विरुद्ध थे, और इसकी वजह से किसान बहुत नाराज हो गए। इसी तरह से बहुत सारे बिल पास किए हैं इस सरकार ने, जो लोगों के हितों के विरुद्ध हैं, लेकिन बड़े कारपोरेट के हितों के पक्ष में हैं, और साथ साथ जो हिंदुत्ववादी शक्तियां देश की हैं, उनके पक्ष में है। तो ऐसे कानूनों को पास कराना सिंपल मेजॉरिटी से तो आसान है, लेकिन अगर आप पर यह बाध्यता हो कि 2/3 से पास कराना है, तो आप आज की तारीख में तो नहीं होता नजर आ रहा है। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि यह बिल लाया ही क्यों गया है। दोस्तों यह बिल लाया गया है इसलिए कि एक तरह से लोगों के दिमाग में इस बिल को डाल दिया जाए कि भाई बड़ा बढ़िया है, बड़ी बढ़िया है। अब आप महंगाई पर तो आप बुरी तरह फेल हैं, आप बेरोजगारी के मोर्चे पर बहुत बुरी तरह फेल हैं, आपके देश की अर्थव्यवस्था हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि हम तो दुनिया की बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं। अरे भाई, दुनिया की बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं तो भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन दुनिया के दूसरे देशों में क्यों भाग रही है? इन्वेस्टमेंट के लिए भी और नौकरी के लिए भी। जो बड़े धन्ना सेठ हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाहर, और जो पढ़े लिखे लड़के हैं आईआईटी से लेकर के और तमाम बड़े इंस्टीट्यूट से, वो जा रहे हैं नौकरी करने। तो अपने देश में आप किसको बचा रहे हो? अपने देश में आप एक बड़ी फौज तैयार कर रहे हो जो आपके लिए हिंदुत्व का कारोबार करे, यानी हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर की तलाश के अभियान में जुटे और पूरे समाज में खुराफात, अशांति, उपद्रव का माहौल पैदा करे। यही चाहते हैं आप। इसका मतलब इंस्टीट्यूट्स और जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके स्टैंडर्ड में इतनी गिरावट आई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। सिस्टम पूरा कोलैप्स कर सकता है निकट भविष्य में अगर इसको नहीं संभाला गया। आप देखिए, किसी पोस्ट ऑफिस में, मैं कुछ ही दिन पहले एक पोस्ट ऑफिस में गया, वहां एक छोटा सा काम था, वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है साहब? अरे साहब, आप हमारा कंप्यूटर आज काम नहीं कर रहा है। किसी जगह आप जाइए, पता चला कि
बड़ी बड़ी मशीनें रखी हैं, लेकिन वो मशीनें काम नहीं कर रही हैं। उन मशीनों पर काम करने वाले लोगों के पास जो एक्सपर्टाइज चाहिए वो नहीं हो रही है। अस्पतालों का हाल देख लीजिए, बड़े निजी अस्पताल खुल रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए अस्पताल की क्या व्यवस्था। आप कहेंगे कि हमने तो इतना ज्यादा इंश्योरेंस करा दिया है। अरे भाई, इंश्योरेंस करा तो दिया है, लेकिन लोग कैसे उसका फायदा उठाएं, आम आदमी कैसे उठाएंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं कि वन हेल्थ सर्विसेज वन नेशन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ सर्विसेज। आप दुनिया के कई देशों में देखिए जो बहुत ही खूबसूरत डेमोक्रेटिक सेटअप वाले समृद्ध और खुशहाल देश हैं, उनके यहाँ क्या है कि उनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पूरे देश में एक तरह की हैं। उसका आम आदमी भी लाभ उठाता है, खास आदमी भी लाभ उठाता है। ठीक इसी तरह से एजुकेशन, वहां पर पब्लिक स्कूल है, और पब्लिक स्कूल जो है सरकारी स्कूल है। यूरोप के अनेक देशों में आप जाइए, उनका नाम है पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल का मतलब सरकारी स्कूल। उसमें ड्राइवर का बेटा भी पढ़ता है और मंत्री का भी बेटा पढ़ता है। लेकिन अपने देश में पब्लिक स्कूल किसको कहते हैं? अपने देश में पब्लिक स्कूल कहते हैं जो बड़े बड़े धन्ना सेठ स्कूल खोलकर बैठ जाते हैं, धंधा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पब्लिक स्कूल खराब हैं, लेकिन ढेर सारे पब्लिक स्कूलों की स्थिति है कि उनको बनाया ही जाता है पैसा कमाने के लिए, उनको स्टेब्लिश ही किया जाता है पैसा कमाने के लिए, और स्टैंडर्ड कुछ ही स्कूलों का बेहतर है। बाकी बस बच्चों को छोटी छोटी टाई पहना देते हैं, नई ड्रेस खरीदवा देते हैं, उसमें भी पैसा खूब वसूलते हैं, और इस तरह से चलता है। तो जिस मुल्क की आबादी को एक तरह की एजुकेशन नहीं मिल रही है, एक तरह की स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही है, इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है कि कोई लाखों करोड़ों कमा रहा है और कोई बिल्कुल मरा जा रहा है, खाने बिना परेशानी है। अब आप 5 किलो तो दे रहे हो, लेकिन भैया उसको पकाने के लिए भी तो कोई चाहिए। गैस कितनी महंगी है, और लकड़ियां कितनी महंगी है, तेल कितना महंगा है, लोग ट्रांसपोर्टेशन के लेवल पर कितनी बेहाली में है। ट्रेनें जो है नहीं मिल रही हैं लोगों को, दूर दूर की यात्राएं करनी है। क्यों? क्योंकि ट्रेनें में आप वंदे भारत तो चला रहे हो, लेकिन जो आम पैसेंजर्स के लिए ट्रेन चाहिए वो तो आप नहीं चला रहे हो। आपने एक बार कहा कि हवाई चप्पल वालों को हमारा इरादा है कि वो हवाई जहाज में सैर करें, हवाई जहाज में यात्रा करें, लेकिन हवाई जहाज के किराए आजकल इतनी ज्यादा अधिक बढ़े हैं कि उनकी कल्पना नहीं कर सकते। आप अपने देश में सफर करने के लिए हवाई जहाज का एक टिकट लेते हैं, तो पता चला कि थोड़ा दूर का मामला है तो उतना ही टिकट का खर्च बैठ जाता है जितना सिंगापुर जाने का बैठता है, या कुआलालंपुर जाने का बैठता है, या किसी आसपास के और देश में जाने का बैठता है। ये हाल हो गया है अपने मुल्क में हवाई सेवाओं का। तो ये सब जो दावे हैं वो दावे हैं, लेकिन हम एक सवाल जरूर पूछना चाहते हैं कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन आप कैसे कराएंगे? खुदा न खास्ता ये पास हो गया, आप कराएंगे कैसे? एक प्रदेश में, झारखंड में अभी इलेक्शन हुआ है, छोटा सा प्रदेश है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र जैसा बड़ा तो नहीं है, हाँ ठीक ठाक है, अच्छी स्थिति में है, लेकिन आपने 3 फेज में कराया। राजीव कुमार जी से सवाल पूछा गया तो कहा कि वो डिस्टर्बेंस थोड़ा रहता है वहां, इसलिए हमने ऐसा किया। अरे भाई, कहाँ रहता है वहां पर? तो आप होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देख लीजिए, वहां तो किसी भी तरह की कानूनी समस्या ज्यादा नहीं है। तो 3 फेज में कराया, महाराष्ट्र में 1 ही फेज में करा दिया। खेला क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन खेला तो कुछ होगा। आप कई स्टेट में 7-7 फेज में चुनाव करा रहे हैं, एक ही राज्य में 7 फेज 5 फेज, ये क्या है भाई? तो जब आप लोकसभा का चुनाव देख लीजिए कितनी फेजेज में होता है, कितना गैप रहता है, एक फेज के बाद दूसरे फेज के बाद कितना गैप होता है। तो इस तरह से तो भारत में चुनाव होता है, और चुनाव की धांधली अलग है। और उसमें आप कह रहे हैं कि भारत में एक नेशन एक इलेक्शन करा देंगे। हम कहां से करा देंगे भाई, कैसे करा देंगे आप? तो ये कुल मिलाकर एक अजीब एक फैसला है कैबिनेट का, जिसका पारित होना तो मुश्किल है, असंभव सा है। लेकिन हाँ, ये मुझे लगता है इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या किसी स्टैंडिंग कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी, किसी में जाएगा। हो सकता है किसी पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए, और सेलेक्ट कमेटी या वगैरह में, और वहां पर इस पर विचार विमर्श और लोग ओपिनियन दें। इसके पहले बाकायदे एक कमेटी बैठी थी, इस पर एक कमेटी बनाई गई थी, और उसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब थे, और उन्होंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट की रोशनी में ये बनाया गया कानून बताया जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत जैसे मुल्क के लिए इतनी डाइवर्सिटी है, ये कानून बेमतलब है।
एक जगह सरकार चली जाती है किसी राज्य में, दूसरी जगह सरकार टिकी रहती है, कैसे एक जगह करा लेंगे? आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या 4 साल लगातार राज्यपाल का शासन होगा, राष्ट्रपति शासन होगा किसी राज्य में? कैसे नई सरकार बनाएंगे आप? मान लीजिए एक चुनाव हुआ और 6 महीने के बाद सरकार चली गई, तो फिर क्या करेंगे आप? बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं, लेकिन जबरदस्ती करनी है कि नहीं तो हम तो ये करना चाहते हैं जी। क्यों? क्योंकि आप डाइवर्ट भी करना चाहते हैं मुद्दों से ध्यान लोगों का, गरीबी से, बेरोजगारी से, और जो तमाम मुसीबतें हैं इस देश में, महंगाई से लेकर और तमाम तरह की। तो दोस्तों, ये एक सरकार का नया फितूर है, एक नया एक जुमला है। अब देखिए होता है क्या। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।